जी, हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं जगदीश सतनामी। भाई साहब, मानवता चैनल पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ विष्णु बघेल जी, जो ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ से, उनका बहुत स्वागत है विष्णु बघेल जी। हमारे साथ रोशनी मेघवाल जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब। जी। संतोष साहू साहब, एडवोकेट संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और टीआर खूंटे साहब हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, वो अभी आएंगे। किसी कारण से वो उनका डिस्कनेक्शन हो गया है, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा प्रमुख विषय है वह संविधान में मिले विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू राइट। अनुच्छेद 19 में ये हक अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है और भारत के लोगों को, आम जनता को दिया हुआ है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले, विष्णु बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं। विष्णु बघेल जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी जी, सुन रहा हूँ। जी, तो बघेल जी, हम आपके पास पहला सवाल को लेकर आपके पास जाएंगे कि जी फ्रीडम टू राइट मिला हुआ है, और उसी फ्रीडम टू राइट के आधार पर आ, छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार बघेल जी, जो वयोवृद्ध हैं और हम सबके चहेते हैं, और उनको हम प्यार से दाऊ जी कहते हैं। उनको भी 2 दिन पहले ऐसी विचार अभिव्यक्ति के कारण इतिहास की बातों की चर्चा को मीडिया में बयान देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो फ्रीडम टू राइट अनुच्छेद 19 में बाबा साहब ने हमें जो दिया हुआ है, इसका जी। आप थोड़ी विस्तार से हमारे देखने सुनने वालों को बताएं, विष्णु बघेल जी। हाँ, राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, है ना, ये तो दिया हुआ है। और इसके तहत नंद कुमार बघेल जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश में का दौरा कर रहे थे, और उस समय उन्होंने जो बातें कही ब्राह्मणवाद के बारे में, तो यहाँ पर वो उनका वो वीडियो बहुत जल्दी वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा शेयर हुआ, और रायपुर में उनके विरुद्ध में 2 जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया जी कि ये हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और मैं समझता हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचना चाहिए। उन्होंने जो पूर्व में जो हमारे पिछड़ों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके विषय में बात कही थी, और उसी का वीडियो उन्होंने वायरल किया कि उन्होंने कहा कि सदियों से जो है हम लोग शोषित रहे हैं, और शोषित रहे हैं, तो अब हमको संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके तहत हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। और कुछ रेफरेंस भी दिया उन्होंने कि भाई तो उसमें मुझे कोई वो नजर नहीं आता इनके। उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण हैं वो विदेशी हैं, और इनको अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ वो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे पहले किया करते थे, या मनु का जब तक कानून इस देश में था तब किया करते थे। तो वो बातें इनको चुप गई और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया, और नंद कुमार बघेल जी को अरेस्ट करके 14 दिन के रिमांड पर सेंट्रल जेल रायपुर में बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये एक सरासर अनुचित है, और कहीं भी वो धारा लागू नहीं होता। और मुझे ये समझ में नहीं आया
कि प्रशासन ने भी ये कैसे अलाउ किया, क्योंकि वो कोई इतिहास से बाहर की बात नहीं बोल रहे थे। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने जो कहा उन्हीं में से बात को उद्धृत कर रहे थे। तो और जैसे ओल्गा से गंगा वाली बात कही, तो ये तो भाई उनका अपना विचार है, उसमें कोई और असहमत है तो असहमत रह सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई वो नहीं हुआ सामाजिक कोई क्या कहना चाहिए उसको, कोई आघात नहीं पहुंचा है उनको आघात नहीं पहुंचा है, आघात नहीं पहुंचता मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सही स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे रहे थे वो। तो इसमें जो है जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में आज हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया रायपुर में। बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेच्यू नगरघड़ी चौक में जो स्थित है, वहां पर हम लोगों ने सांकेतिक एक जो है प्रदर्शन किया, और आगे की कार्यवाही भी शुरू कर रहे हैं। सारे प्रदेश में हम लोग एक जो है अवेयरनेस का जो वो शुरू कर रहे हैं, और चाहते हैं कि निशर्त बघेल जी को रिहा किया जाए। वो हमारे पूजनीय हैं, 86 वर्ष के बुजुर्ग हैं, उनकी सोच के साथ हम लोग भी हैं, हम लोग भी उसमें साझा हैं। तो और मेरे विचार से, या कोई किसी भी मापदंड से आप देखेंगे तो वो उल्लंघन नहीं है किसी भी उसका। 2-4 लोग यदि ऐसा सोचते हैं कि भाई उनके धार्मिक भावना या इसको ठेस पहुंच रही है, तो वो मैं उसके सहमत नहीं। जी बहुत शुक्रिया बघेल जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बारी बारी से सभी के विचार को लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टीआर खूंटे साहब जुड़े हुए हैं, वो भी कानून के बहुत अनुभव रखते हैं। खूंटे साहब, जिस ढंग से अनुच्छेद 19 आर्टिकल में ये जो हमें फ्रीडम टू राइट दिया हुआ है, और इस फ्रीडम टू राइट के आधार पे हर इंसान को, बुद्धिजीवी को अपनी बात रखने का पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, और ये अधिकार सम्मत और संविधान के सम्मत दाऊ जी ने जो बातें रखी है, तो इस पर हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आर्टिकल में जो संविधान ने हमें जो ये अधिकार और राइट दिया है, इस पर थोड़ी अपनी प्रकाश डालें। खूंटे साहब। मैं मानवता चैनल को सिर्फ धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विषय के ऊपर में चर्चा के लिए आज सेलेक्ट किया है। ये त्वरित घटना से संबंधित है, और आए दिन ये घटनाओं के ऊपर में ये आए दिन जो संविधान की जो अधिकार दिया हुआ है नागरिकता के ऊपर, एज ए नागरिक होने के नाते एक नागरिक को जो अधिकार है, तो उसके ऊपर में लगातार उल्लंघन करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान में दिया गया, ये क्यों दिया गया, कैसे दिया गया? अगर हम इनके ऊपर जाएं तो संविधान के ऊपर लंबा चर्चा हो जाएगा। तो संविधान जब बनाते समय लोगों ने इस बात को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात किए, तो इस बात को रखा गया कि हम समता कैसे लाएंगे, स्वतंत्रता कैसे होगा। स्वतंत्रता क्या चीज होती है आज तक हमारे लोग जानते नहीं। मैं अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, लोगों ने गणतंत्र दिवस कहा, सत्ता में बैठे लोगों ने गणतंत्र दिवस कहा। इसका मतलब पता चलता है कि यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है मालूम है, या स्वतंत्रता क्या चीज होती है समझते नहीं। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रमुख चीज है अभिव्यक्ति की आजादी, आदमी को सोचने का,
और अपने आप को व्यक्त करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। अगर इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध होता है या सीमा बांधने की कोशिश करते हैं तो ये तो तालिबानी एक्शन हो जाता है। उन्होंने क्या, वही तो कर रहे थे। तालिबान वाले क्या कर रहे थे? महिलाओं को नहीं चलना है, ड्रेस नहीं पहना है, पढ़ना नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है। ये प्रतिबंध है। इंडिया में भी इसी तरह का लगाया गया। सबरीमाला में पहले घुसने नहीं देते थे लेडीज लोगों को, सबरीमाला में घुसने दिए गए। तो अब मैं अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते समय ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता किस दिशा में जा रहा है, हम कैसे लोग हैं, हम किस तरह का इंसान बने समाज व्यवस्था चाहते हैं, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए हम इस विचार को हम जब रखते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात रखते हैं, तो हमें लोगों की मानसिकता को समझना ज्यादा जरूरी है। ये मानसिकता कैसे पैदा हो रहा है, एक कट्टरपंथी कैसे हो रहा है, इसके पीछे पूरा झूठ का पुलिंदा लगा हुआ है। हम आसमान में स्वर्ग बसा रहे हैं जहां कोई फाउंडेशन नहीं है, हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। हम झूठ को स्थापित करना चाहते हैं। अब झूठ को स्थापित कैसे होगा? तो डंडे के बल में होगा, या उनको बोलना पड़ेगा तुम उसको मान लो, जो हम बोल रहे हैं उसको स्वीकार कर लो, जैसा कह रहे हैं उसको मान लो। अगर यही इसीलिए लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, बात माने शिक्षा से दूर रखा गया, ताकि उनको भावनात्मक रूप से कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। ये जो स्वतंत्रता को रोकने का एक टेक्निक है। तो ऐसे ही विचारधारा के लोग जो आसमान में स्थापित करना चाहते हैं बिना फाउंडेशन के, तो ऐसे ही लोगों की विचारधारा है जो यहाँ पर कट्टरपंथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये वही लोगों ने अपनी किताबों में लिख रखे, उल्टे सीधी ऐसी किताबें लिख रखा है जिसको अगर आज हम चर्चा का विषय बना दें तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा। चर्चा का विषय बनाने से बहुत बड़ा क्रांति हो सकता है। अब रामायण में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशुहारी। हेलो जी बोले सर। ये ठीक है ना? हाँ, तो वही लिखा, जैसे आप रामायण है, हम रामायण को रोज पढ़ते हैं। इसके ऊपर तो भूपेश बघेल को याद नहीं आता। उसमें लिखा है जय वर्णाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा। वर्ण का अधम बोला गया है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो लिखित में है, प्रमाणित है, पढ़ा हुआ है। उसके ऊपर क्यों नहीं सोचते? उसमें घात नहीं लगता, उसमें आघात नहीं पहुंचता, किसी को आघात नहीं होता। जी। ये हम कब लाएंगे? ये आजादी कब आएगी? ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसे इन विषयों के ऊपर हमें चर्चा करना होगा कि हमें एक बंद कमरे में रखा जाता है और अब कहते हैं हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये दोनों चीजें नहीं चल सकता। आपको बंद कमरे में भी रख दिया जाए और स्वतंत्रता भी आपको की बात किया जाए कि आप समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये संविधान में की मूल भावना है। तो मूल भावना के खिलाफत है ये। उन्होंने जो बोला है, नंद कुमार जी ने ऐसा कोई चीज नहीं बोला। उन्होंने वोल्गा से गंगा का रिफरेंस दिया हुआ है। वोल्गा से गंगा का किताब लिखने वाले राहुल संस्कृतायल जी हैं, वो केदारनाथ पांडे जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ये उन्होंने अध्ययन करके पूरा किताब में लिखा है कि वोल्गा से कैसे आर्य लोग आए। ये ऋग्वेद में भरा पड़ा है। आज मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, हमारे महाराष्ट्र के साथियों ने दिया है कि कहा लोकमान्य तिलक ने कब किस किताब में कब कहा, गांधी जी को क्या हुआ, ये सारी चीजें उसमें दिया हुआ है जी। इन्होंने खुद स्वीकार किया हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इन्होंने खुद स्वीकार किया हुआ है कि भाई ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, ये खुद उनमें उन्होंने, वो विदेशी है, ये स्वीकार करते हैं। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर में, तो अंग्रेजों ने उनसे कहा कि जो पहले आए हैं वो पहले जाएं, हम तो बाद में आए हैं, हम 200 साल ही हुआ है आए हुए, तो हम बाद में चले जाएंगे, आप तो 2000 साल से आए हो।
2000 साल 2500 साल से आए हो, अब तो आपको जल्दी पहले जाना चाहिए। तो गांधी जी को इसमें कुछ कहते नहीं बन पाया, और गांधी जी को कहना पड़ा। बात सच है कि हमारे लोग विदेशी हैं, लेकिन हम लोग इनकी संस्कृति के साथ में, यहाँ के मूल निवासियों के साथ में घुल मिल गए हैं। इसीलिए, और आप लोग अभी तक घुल मिल नहीं पाए हो, इसीलिए आपको छोड़ना चाहिए। हम लोग घुल मिल गए हैं, ये तो खुद गांधी जी ने स्वीकार किया कि वो विदेशी हैं। लोकमान्य तिलक ने प्रस्ताव रखा था, लोकमान्य तिलक ने इनका प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव के समय उसको उसमें ज्योतिबा फुले को भी उन्होंने बुलाने का, आमंत्रित करने का प्लान किया था कि आप आइए और आप हमें इस आंदोलन में भी। ज्योतिबा फुले ने उनको कहा कि देखो भाई, आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हो, ये मूल निवासियों का आंदोलन नहीं, हमारे जो यहाँ के जो खेतिहर किसान हैं उनका आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन, ये आपका किसी और विचारधारा का आंदोलन है। आप केवल सत्ता में भागीदारी चाहते हो, आजादी नहीं चाहते हो, और हम आजादी चाहते हैं। उन्होंने सत्ता में भागीदारी की बात की थी, ये बात समझने वाली बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो स्वतंत्रता और आर्टिकल 19 है, इसकी अवहेलना तो लगातार किया जा रहा है। उनके द्वारा यूएपीए लाया, यूपीए एक्ट इसीलिए लगा करके देखिए, आए दिन कुछ भी हुआ, कुछ भी घटना घटा, तो चाहे वो वहां का जो हुआ हो, अभी जो महाराष्ट्र में है ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मीनार बना हुआ है, जो तो उसमें भी उन्होंने देखो, उनके लोगों के ऊपर में यूएपीए लगा करके, अभी तो उसमें एक आदमी तो खत्म भी हो गए जिनको जेल में थे वो, और उनका केस मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका उल्लंघन सरकार द्वारा, या ऐसे सत्ता में बैठे लोग हैं, या जो सुविधा परस्त लोग हैं, वो ज्यादा इसका उल्लंघन कर रहे हैं। और उनके बावजूद भी अगर बाकी लोग कहना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आप केस लगा देते हो। ये कौन सी आजादी है? किस तरह का अभिव्यक्ति है? किस तरह का आजादी है? हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए जी। हमें खुल के बोलना चाहिए। अभी 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 अगर हम नहीं बोल पाते हैं, तो बाद में हम कब बोलेंगे? आज हम पढ़ लिख गए हैं, समझ में आ रही है, तो हम भी एक इंसान है, हमारा भी उतना ही अधिकार है। तो उन्होंने, नंद कुमार बघेल जी ने ऐसा कोई चीज नहीं बोला। चलिए, आप, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया टीआर खोटे साहब। मैं रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, आप पे एक सामाजिक मुद्दे पर दिल्ली जैसे प्रदेश में रह के लड़ाई लड़ रही हैं लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो जिस दिन से आर्टिकल 19 में जो ये राइट हमको मिला हुआ है, और अभी इसकी चर्चा भी हो रही है, दो मेहमानों ने अभी इस पर विस्तार से चर्चा की है, अपने विचार इसमें व्यक्त करें आर्टिकल 19 पर। रोशनी जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगी सर कि इन जो दो लोगों ने बोला, उनकी तरह इतनी बुद्धिमान तो मैं नहीं हूं, मगर मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूंगी कि जो हमारे बुजुर्गों ने झेला है, जो उन्होंने देखा है, अब उनके बच्चे पढ़ लिख गए तो वो उस दलदल में नहीं फंसना चाहते। और ये लोग हमें, जो भी ब्राह्मणवाद है, मुझे भी अरेस्ट कर ले, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। ब्राह्मणवाद जो है, ये नहीं चाहता कि दलित लोग आगे बढ़े, पढ़ लिख कर कुछ पाएं, हम हमेशा उनके गुलाम बने रहे। वो अभी भी यही चाहते हैं, इसीलिए वो हर बात में हमारी जाति को लाते हैं। अभी भी हम कौन सा आजाद हुए? अभी भी हमारी जात से घृणा की जाती है, नफरत होती है, हमारे नाम को टॉर्चर किया जाता है, अरे चूड़े चमार, ये सब कुछ बोला जाता है सर। तो उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। जिनको अरेस्ट कर लिया, हमें भी कर लें, हम तैयार हैं, हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जंतर मंतर पे जाने को तैयार हैं, हम उनके साथ हैं, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर एक आदमी ने संघर्ष किया है तो उसके साथ हम खड़े हैं, उन्होंने गलत नहीं किया है। हमेशा मैंने कितने वीडियो ऐसे देखे हैं जो वो बोलते रहते हैं, अरे वो बामन मिश्रा, वो 2 कौड़ी का बामन मिश्रा, वो हमें मानववादी बताता है, फलाना। तब कहाँ मर जाती है सरकार? उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? जो एक व्यक्ति अपने हक के लिए आज जागरूक है, उसको जागरूक नहीं होने दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? ये आज भी तो ब्राह्मणवादी कर रहे हैं हमारे ऊपर। जगदीश जी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। ये आज का हमारा जो
सब्जेक्ट ही है और हम विचार अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, और विचार अभिव्यक्ति की बातों में अगर हम खुल के अगर चर्चा नहीं करेंगे तो सच और झूठ का पर्दाफाश नहीं हो सकता। इसलिए अपनी आप बात रखें ताकि हम दूसरे मेहमानों को, क्योंकि हम लोग बाहर निकले हुए हैं, हम रोज की रोज हम कम से कम 100-200 लोगों से तो हमारी मुलाकात होती है। हम वैसे देखने से सबको बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा खाना अच्छा लगता है, हमारी बात अच्छी लगती है, मगर तुरंत बीच में आ जाता है जातिवाद। हम अपने मुंह पर ये बात तो सुन नहीं सकते ना। अब हम पढ़ लिख गए हैं, उनकी बराबरी पे खड़े हैं, हम इसका विरोध करते हैं तो क्या अरेस्ट करके हमें जेल में डाल देंगे? ले जाओ सारे चूड़े चमारों को जेल में भर दो ना। हम तो विरोध करेंगे, इस काबिल हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, डालो जेल में जितनों को डालना है। वोट के लिए क्यों जा जाके दर दर घूम के उनके कटोरों में खाते हैं कि मैं तो दलित के घर में खाना खा रहा हूँ, मैं दलित के पैर धो रहा हूँ, हमारे मोदी जी दलितों के पैर धो रहे हैं, तो उनको अरेस्ट कैसे कर लिया उन्होंने क्या बोल दिया? अपने हक के लिए लड़ रहे। जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें आपने हमारे देखने सुनने वालों को कह दी है। हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं, हम उनके पास बारी बारी से जाना चाहेंगे। हमारे साथ एक बेटी जुड़ी हुई है, कुमारी रूपसा, उड़ीसा से। रूपसा, कुछ हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? जी सर। आप अपने आप को कैमरा पे अगर आ सकते हैं तो आ जाओ और अपनी विचार रखें। सर जैसा मैं कि आज अभी वीडियो में नहीं आ सकती सर, मैं बोलूंगी, लेकिन आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, हमारा सवाल जो अभी आर्टिकल 19 के ऊपर में चर्चा चल रही है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और जिस ढंग से दाऊ जी के ऊपर में ये विचार अभिव्यक्ति को लेकर जो एक जो कार्रवाई हुई है, इस पर देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी निंदा की जा रही है, तो इस पर आज का खास चर्चा है। तो इस पर आपकी क्या सोच है? और आप एक पढ़ी लिखी टैलेंट बेटी है, तो इस पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो बाबा साहब ने हमें जो राइट दिया है, इस पर अपने विचार रखें। जी सर। सर देखिए, मेरा कहना ये है कि आज जो भी हुआ है, ठीक है, आज जो भी एक सीएम के पिताजी को आज इन्होंने जो है, एक छोटा सा संगठन है ब्राह्मणों का, और उसने सीएम के पिताजी को आज जेल भेज दिया है, और सीएम रहते हुए अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती। जहां तक हम लोग देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है आर्टिकल 19 का हमारा अधिकार, तो अधिकार तो हमको बहुत सारे मिले हैं। तो यहाँ बात आती है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, अपने से दूसरे को नीचा मानना, कम जो है कमतर मानना, ये जो भावना पैदा की है, ये ब्राह्मणों का किया हुआ है। सबसे पहली बात, आज ब्राह्मण ये दुहाई दे रहे हैं कि हमारी जो है हमारी भावना को ठेस पहुंच रहा है, तो उन्होंने ये जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने पहले शुरू किया है, और ये आज का नहीं है, 5000 साल पहले का है, जब वो लोग अपनी मनुस्मृति लागू करके हमारे लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते थे। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना है, उसका जो प्रियम्बल है, आज तक प्रियम्बल पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। प्रियम्बल कहता क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है हमें? कि हमें किस तरीके की आजादी होनी चाहिए? क्या हम उस तरीके से आजाद हैं आज आजाद भारत में? नहीं है, नहीं है। तो हमें किस तरीके के जस्टिस दिए गए हैं संविधान में? सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? थॉट्स का होना चाहिए, एक्सप्रेशन का होना चाहिए, बिलीफ का होना चाहिए, फेथ का होना चाहिए, वर्शिप का होना चाहिए। और इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए? तो स्टेटस का होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए। तो क्या ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। क्या आज ब्राह्मण हमारे लोगों को ये सब दे रहे हैं? क्या हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। क्या हमें जो लिबर्टी है, हमारे जो है थॉट्स एक्सप्रेशन की लिबर्टी हमको मिल रही है? क्या हमें जो जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल, सोशल, जिस तरीके भी जस्टिस हैं, क्या हमें मिल रहे हैं? तो इसके लिए आज जो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, जहां भी आप देखिए 90% ब्राह्मणों का कब्जा है। 3% ब्राह्मणों ने 90% जो है सारी चीजों पे पूरा जो सिस्टम है उस पर कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं क्या एकदम एब्सोल्यूट जो है वो लोग करप्शन फैलाए हुए हैं। और अगर उस करप्शन का नंद कुमार बघेल जी ने
विरोध किया और इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो हमें नहीं लगता है नंद कुमार बघेल जी ने कोई बुरा काम किया है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जला दिया, हमारे लोग चुप रहे। आज अगर नंद कुमार बघेल जी जेल में है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ नंद कुमार बघेल जी नहीं है, हमारा पूरा समाज है। क्योंकि हम सिर्फ कहते हैं, कभी कुछ हो गया, कोई बात हो गई, कोई एक इंसिडेंट हो गया तो बैठकर चर्चा कर लिया, उसके बाद भूल जाते हैं हम। बाबा साहब ने कहा था कि अभी जो सर जुड़े थे, वो खुंटे सर जो थे, उन्होंने एक लाइन कही थी कि जागृति सा अग्नि अखंड क्या बोला था, अखंड तेवत थेवा, एक मराठी में कहावत है उनकी, कि उसको हमेशा जला कर रखना चाहिए। क्या हमने किया वो? क्या हम लोग जागृति की अग्नि जलाए रखे हैं? क्या हम अपना जो भी हमने पढ़ा है, क्या हम अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं उसको? नहीं करते हैं। अब जब नहीं करेंगे, हमको लगता है कि हमने जिया नहीं, हमने चप्पल नहीं पहना तो हमारे बच्चे के पास 10 चप्पल होना चाहिए, हमने गाड़ी नहीं देखा तो हमारे बच्चों के पास कार चाहिए। तो हम अपने अपने में बिजी हैं, और जो लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, वो जो है पीटा जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, कुटा जा रहा है। तो मुझे ये आज की जो चर्चा है, बिल्कुल हमें चर्चा करनी चाहिए, पर इसके ऊपर हमें स्टैंड लेना होगा। सिर्फ चर्चा करने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो है काउंटर प्लान होना चाहिए। ब्राह्मण क्या है? 3% ब्राह्मण, और वो पूरे के पूरे देश पे काबिज मतलब जो है काबिज है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हमारे लोग जब मारे जाते हैं, हमारे लोग जब दबाए जाते हैं, आज लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हुआ है? क्या उनको उस उम्र में उनको जेल में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। क्या हमारे लोग उसके लिए विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अकेले नंद कुमार जी की बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की बात है। ये हमारे 85% लोगों की बात है, और 85% पे सिर्फ जो है 3% लोगों का कब्जा है। इसमें गलती किसकी है? हमने अपने बाप का कहा नहीं माना। हम सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता की लोलुपता के चक्कर में हमको ऐसा लगता है कि हमने आज कमा लिया है तो खत्म हो गया, हमारे बच्चे खा लेंगे, हमारे बच्चे पहन लेंगे, हमारे बच्चों को हम लोगों ने जो है फॉरेन में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन मैं वो जो हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आज सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ नहीं तो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के लाशों के ऊपर जो अपनी जो सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं, मैं उनको कह दूं कि ये जो वो सोच रहे हैं कि उनके बच्चे बाहर हैं और उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी मिल रही है, तो वो तब तक सिक्योर है फॉरेन में भी बैठे हुए जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ सेफ है। और आज क्योंकि नंद कुमार बघेल जी भी जेल में इसलिए हैं क्योंकि हम अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बचा नहीं पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिए हैं वो तो हम चाहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हम फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम अपना जो, जब तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे तो यही सब सहना पड़ेगा। सर, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया कुमारी रूपसा जी, आपने बहुत प्रेरक बातें कही है। हमारे 2 और मेहमान हैं। ओम प्रकाश जी, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, बहुत ही अच्छा बोला। ओम प्रकाश जी, आप अपने विचार रखें आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, आर्टिकल 19 पर। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आदरणीय, जो आपने बात कही आज, बहुत हमारी बहुजन समाज को 87% देश की जनता को डूब के मर जाना चाहिए। एक परम आदरणीय नंद किशोर बघेल साहब ने जो बात कही वो एक्चुअल में राइट बात कही है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। ये तो सत्ता का जो इनका गुरूर है ना, आरएसएस का जो गुरूर, ये गुरूर से साबित होता है कि ये लोग हमारे देश के नागरिक है ही नहीं, विदेशी है। और मान्यवर बघेल साहब ने ऐसा कोई भी गलत नहीं बोला, उन्होंने सही बोला। समाज को हमारे अब जागना चाहिए। ऐसे 87 साल के युवक, हमारे प्रेरणा स्रोत, पिता तुल्य परम आदरणीय नंद किशोर बघेल साहब ने जो बात कही है, इस बात को हमारे पूरे बहुजन समाज को जागना चाहिए। अभी भी वक्त है, अगर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन समाज को बचाना है, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है, तो हमें उनके बताए गए मार्गदर्शन पे सभी लोगों को लड़ाई करके, युद्ध करके, जो भी जैसे भी हो वैसे हमें करना चाहिए। और इस सरकार से हमें जवाब लेना चाहिए, क्योंकि कितने 85% के लोग, 87% हमारे एमपी अगर उठ के आ जाएं तो आज ये आरएसएस नहीं रहेगी, ना बीजेपी रहेगी, ना कोई रहेगा। बट ये अपने लालच के कारण हमारे समाज को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़े हैं। संतोष साहू जी, स्क्रीन पे आए। हेलो
संतोष साहू जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं। भाटिया साहब, अभी बहुत सारे मेहमानों ने अपनी बातें रखी है इस बाबत। आर्टिकल 19 में जो भारतीय संविधान में हमें फ्रीडम टू राइट दिया हुआ है और ये अधिकार की भी अभिव्यक्ति जो हमें मिली हुई है, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। आप स्क्रीन पे आ जाएं अगर आपका वीडियो ऑन हो तो, भाटिया साहब। स्क्रीन पे मुश्किल है, मैं घर में नहीं हूँ, जी मैं जी, कोई बात नहीं, वॉकिंग कोई कर रहा बात हूँ। वैसे भी यहाँ ओके पर एरोप्लेन्स काफी ऊपर से जाते हैं, जी एरोड्रोम पास में है तो नॉइज भी होती है, तो मैं थोड़ी सी बात जी, ही करूंगा। ठीक है सर। सबसे पहले जैसे कल भी मैंने ये बात कही कि बहुत दुख की बात है कि आयु विज श्री दाऊ जी को जेल में रखा है, बड़े दुख की बात है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, उसमें तो कोई दो शब्द नहीं है। जो आप सब ने कहा एकदम ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। और फिर एक सिख होने के नाते मैं तो ये भी कहूंगा कि हमें सबसे पहले जाति पाति को खत्म करना। ये चाहे उसको ब्राह्मण कहें या कुछ कहें या मनुवाद कहें, मतलब जातिवाद से है। जातिवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है, तभी हम आजाद कहेंगे अपने आप को। तो यहाँ एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्रेसिडेंट कार्टर, शायद आपको नाम याद होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, अभी मैं बेटी की बात दोहरा रहा हूँ, उसने कहा जो दोषी दूसरों पे जुल्म करते हैं वो तो दोषी हैं, लेकिन जब उसको देख के बाकी के चुप रहते हैं वो उतने ही दोषी हैं। ये बात बिल्कुल लागू होती है। जैसे बेटिया ने कहा अभी कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए चुप बैठे और अपना जो हक है उसको मांगने में असमर्थ है, क्योंकि हम संगठित नहीं है। हम देखते हैं मेरा इसमें क्या है, मेरा बच्चा ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे रोटी मिल रही है, मैं क्यों करूँ, मेरा क्या काम। अब देखिए किसान मूवमेंट जो चल रही है, ये सरासर जो हमारा संविधान है उसकी उल्लंघना है, क्योंकि कृषि का जो मामला है हर स्टेट का अपना मामला है, लेकिन जबरदस्ती सेंटर ने उसके 3 कानून जो थोप दिए हैं किसानों को गरीब करने के लिए उनकी, लेकिन सिर्फ पंजाब हरियाणा और यूपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान चुप बैठा। वो नहीं समझते कि ये सारों सबकी समस्या है। यही बात चाहे वो नंद कुमार जी से हुई हो या इतने जो सारे लाखों जो किसान बैठे हों, वो सबकी एक ही समस्या है, क्योंकि संविधान का पालन नहीं होता। तो मैं ये बात नहीं कहना चाहता को कौन पहले आया था, ब्राह्मण बाहर से आए या अंदर से आए हैं, सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों को इक्वल राइट होना चाहिए। सबको शिक्षा के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, क्योंकि हम सिख पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहते हैं कि सब बराबर है, हर इंसान एक है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, मांस की जात सब है, एक ही पहचान भाव। हम सब एक ही इंसानियत के मेंबर हैं। तो इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ मैं। जो बड़े दुख की बात है, ये सब हो रहा है जो भारत में। जैसे आप सब ने कहा, मैं तो बाहर बैठा हूँ, ना मुझे संविधान की ज्यादा ज्ञान है, आप बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर भी जो चीज सामने है एकदम जो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो होता है मानवता का कॉन्स्टिट्यूशन। मानवता सब में ये नहीं कहती कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। छोटा बड़ा होना किसके अपने कर्मों पे डिपेंड करता है, उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, वो फिर भी कुछ छोटा नहीं होता। गुरु नानक तो बहुत दरिद्र, जो बहुत ही गरीब से गरीब लोग थे, उनके साथ खड़े होते थे, उनके घर जाते थे, अमीरों के घर नहीं जाते थे। तो चलो पुरानी बातें हैं, लेकिन अब जो आधुनिक बात है, आज की बात है, आज की बात ही करूंगा। अब हिंदुस्तान एक है, चाहे कोई बाहर से आया है चाहे अंदर से है, डजंट मैटर। वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल भारतीय, ऑल इंडियंस, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन्स। किसी के हमारे धर्म को कितनी बार इन्होंने अपमानित किया है, उसकी क्या करें। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, पुलिस उनके हाथ में है। पुलिस वाले कौन है जो पुलिस में हम लोगों के ऊपर डंडे चलाते हैं? वो कौन लोग हैं? वो ब्राह्मण तो नहीं है ना, वो आप ही हम में से निकले हुए लोग हैं, लेकिन वो नहीं समझते इस बात को।
वो भी चलो छोड़ो, बात सिर्फ इतनी है कि अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उनकी पालना होनी चाहिए। ये सरकार का धर्म बनता है। सबसे पहला धर्म सरकार का है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए। और उसके साथ जो जितने न्यायालय हैं उनका सबसे बड़ा धर्म है कि वो न्याय करें और संविधान के अनुसार न्याय करें। तो यही मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है नंद कुमार जी जितनी जल्दी उनको सत्य के आधार से उनको न्याय मिले, अपने घर आए। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने प्रेरक शब्दों में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, जो गुरुओं ने मानवता के लिए जो सबको बराबर की बातें कही है उसको लेकर आपने ये बातें कही है। लेकिन यही एक अंतर है कि लोग बराबर समझते नहीं है, गैर बराबरी का ही झगड़ा हमारे भारत देश के अंदर में है। मैं आज के इस कार्यक्रम को संक्षिप्त की ओर ले जाना चाहूंगा क्योंकि समय हमारा निर्धारित है। मैं लास्ट में खोटे साहब कुछ अपना फोटो दिखा रहे थे, कांसीराम साहब का, कुछ कहना चाह रहे हैं खोटे साहब? बिल्कुल बताएं, अपनी बात रखें दोबारा। मैं इसी बात पे रखना चाहता हूँ कि ये जो खड़ी व्यवस्था काशीराम जी यही बताते थे, पेन से लेकर के इस पेन के जो ऊपर में जो बताते थे, तो उन्होंने पूरे देश के इस सिस्टम के ऊपर एक्सप्लेन किया। ऊपर ब्राह्मण है और नीचे शूद्र, अति शूद्र है, शूद्रों में शूद्र। ऊपर मान और सम्मान सबसे ज्यादा मिलता है और नीचे अपमान हो जाता होता है। ये मान और अपमान का खेल कब तक चलता रहेगा? एक गैर बराबरी का सिस्टम कब तक चल रहेगा? खड़ी व्यवस्था कब तक रहेगी? ये कब तक ये बराबर समानांतर व्यवस्था बनेगा? संविधान हमें समानांतर व्यवस्था की बात करता है, लेकिन समाज व्यवस्था में खड़ी है। समाज हमें जो संविधान हमें ऐसा व्यवस्था चाहता है, खड़ी व्यवस्था चाहता है, पेन को उल्टा खड़ा नहीं चाहता है। लेकिन जो समाज व्यवस्था है वो आज भी परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर अभी भी वो खड़ी व्यवस्था को प्रचालित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जी खोटे साहब, हेलो खोटे साहब, हमारे साथ दो मेहमान। एक सेकंड, आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन ने बड़े पैमाने पर इसके ऊपर रिपोर्ट दिया हुआ है। हमारी बेटियां वो उड़ीसा से जो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि इनके हाथ में पावर और अधिकार है सारा। देखो मंडल कमीशन ने पूरा रिपोर्ट बना के दिया हुआ है, कैसा इन्होंने अधिकार को छीना हुआ है। भैया एक बराबरी की बात कर रहे हो, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इतनी ही तो बात बोला है, सुधर जाओ, सुधरने की बात बोला है। भाटिया जी ये भी बोल रहे थे, अभी भी सुधर जाए, इंसान बन जाए। इंसान बनने में क्या तकलीफ है? क्यों ब्राह्मण बने रहना चाहते हो? इंसान क्यों नहीं बने रहना चाहते हो? आप बताओ। इंसान भारत में क्या इंसान, बाकी लोग क्या इंसान नहीं है क्या? क्या भारत में केवल वही लोग तो इसलिए या तो सारे को ब्राह्मण बना दो या सारे को इंसान बना लो। कुछ तो करो, कुछ तो व्यवस्था में चेंज, परिवर्तन आए। इसीलिए उन्होंने जो बोला है, परिवर्तन की बात बोला है, कोई गलत नहीं बोला है। मेरा कहने का मतलब, इसको बताने का मतलब कि उन्होंने जो बोला, नंद कुमार जी ने बिल्कुल ही सटीक बात बोला है। इसमें किसी को आघात पहुंचने वाली कोई बात नहीं है। अब ये बात क्यों किया, कैसे किया, किसके दबाव में किया भूपेश जी ने, ये वो समझे। अभी तो कोई दंगा हो नहीं रहा है, किसी का आघात हुआ तो उन्होंने कोई दंगा फसाद करना चाहिए, कोई लेके धरना प्रदर्शन करना, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज कुछ महिलाओं ने बिलासपुर में गए हैं, ब्राह्मणी महिलाओं ने, वो भी ऐसे गिने चुने हैं जिनको हम बोलना नहीं चाहते। ये मजाक कर रहे हैं अपना ही दिखाने के लिए, लेकिन कोई वीकनेस के लिए आए तो सही, बताए तो सही कि वो कैसे ब्राह्मण है, कैसे। मैं उसके बारे में मैं विस्तार से दे सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जी बहुत शुक्रिया खोटे साहब। हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं अमेरिका से, बहुत स्वागत है कृपाल सिंह जी। और ब्रिजेन सिंह जी भी आए हुए हैं। मैं जी कृपाल सिंह जी, जो अभी घटनाएं चल रही है, आज का हमारा जो चर्चा है आर्टिकल 19 जो फ्रीडम टू राइट का अधिकार हमें जो मिला हुआ है संविधान में, इस पर चर्चा हो रही है। तो आप इस बाबत अपने विचार रखें डॉक्टर कृपाल सिंह जी। देखो जी, I'm kind of late to join. नमस्कार everyone. वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू फतेह।
I'm late in joining the debate, so my main idea is that to arrest a personality like दाऊजी, I think it's a major mistake. उनसे हमें लेसन लर्निंग की लोड़ है कि जो कह रहे हैं उसको विचारने के लिए और उसको अपने जीवन करने की लोड़ है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों ने खुदगर्ज़पना इतना है जात पात के बेस पर कि हम किसी को सोचना ही नहीं, किसी को अधिकार ही नहीं चाहते कि वो बोल सके अपनी बात। So that kind of approach ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਡਨ by following the constitution like Ambedkar ji has proposed and carried out. System breakdown। आवाज आ रही है? हेलो, अपने स्टूडियो से आवाज आ रही है, कहीं से कोई बोल रहे हैं, थोड़ा साइलेंट रहे प्लीज। म्यूट कर दीजिए या तो बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए, भाटिया जी को बोलने दीजिए। So I condemn this arrest and condemn this high-handedness जेडी के दाऊ जी को अरेस्ट करके की गई है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिजेंद्र सिंह जी हमें सुन पा रहे हैं? ब्रिजेंद्र सिंह जी? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ब्रिजेंद्र सिंह जी, अभी बहुत सारे मेहमानों ने, हमारे आज के गेस्टों ने अपनी विचारें रखी है। हम आज अनुच्छेद 19 फ्रीडम टू राइट पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस बाबत बहुत सारी बातें भी हो चुकी है। तो इस संदर्भ में आप एक कानून के जानकार हैं, तो जिस ढंग से संविधान ने हमें फ्रीडम टू राइट दिया हुआ है आर्टिकल 19 पे, और इस बाबत दाऊ जी का कोई उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे जो विचार अभिव्यक्ति की जो चर्चा है ये इसमें शामिल होता है, तो इस बाबत अपने विचार रखें। देखिए जगदीश जी, ये लड़ाई है समता विषमता की, न्याय अन्याय की। ये कोई मूल निवासी और ये कोई इसकी लड़ाई नहीं है, ये एक वर्ग संघर्ष है। ये जातिगत संघर्ष के जरिए वर्ग संघर्ष की चेतना को खत्म किया जाता है। तो जब जातिवाद के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो वो लोग जिन्होंने इसको धर्म से जोड़ रखा है वो ये कहते हैं कि हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंच रही है। सच्चाई ये है कि उन्होंने नफरत फैला करके देश के 90% जनता को शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से बाहर रखा हुआ है। और वो लोग जो कि वंचित हैं उनको संविधान गारंटी देता है कि उनको आर्थिक न्याय दिया जाएगा, सामाजिक न्याय दिया जाएगा, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो चेतना है, हमारे लेवल जिन्हें हम 90% कहते हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया गया है पूरी तरीके से। तो उनमें वो चेतना नहीं है, चेतना की कमी है। हमारे लीडर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी आजादी के बाद में कि उस चेतना को आगे बढ़ाते। जो बाबा साहब फूले अम्बेडकर, पेरियार ने जो आंदोलन किया है उसको घर घर तक ले जाते, एक कैडर बिल्डअप करते, एक नौजवानों की फौज तैयार करते लोगों को। लेकिन अब ये वोट तक राजनीति रह गई है, तो लोग जो हैं वो किसी तरह वोट बना करके पार्लियामेंट में पहुंच जाएं। और एक भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि वो अपने लोग ही, जब घर में ही डाकू पैदा हो जाता है, जब घर में ही चोर पैदा हो जाता है, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है कि हम समझते हैं कि वो हम मूल निवासियों में से है, वो पता चला मूल निवासी बेच के खाया जा रहा है समाज को। तो सवाल मूल निवासी का उसका नहीं है, सवाल ये है कि समाज में जो विषमताएं हैं, जो शोषण है, जो जातिवाद है। अब आपने कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। क्या हमारे लीडर्स ये नहीं जानते हैं? क्या बाबा साहब ने ये बात स्पष्ट नहीं बताई थी कि ये सीधा वेदांत से जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट है ये। उसकी जड़ें उसमें है, उसी धर्म में है जड़ें। जिस हिंदुत्व का, जिस हिंदू के नाम पर हिंदू संस्कृति, हिंदू की बातें करते हैं, उन्हीं लोगों ने ये नफरत फैलाई हुई है। आज उस नफरत के खिलाफ हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो ये आरोप उल्टा भेड़िया ऐसे है जैसे कोई भेड़िया आरोप लगा रहा हो बकरे के ऊपर
कि तुम पानी गंदा करके भेज रहे हो। तो ना वो भेड़िया है ना आप बकरे हैं। असली बात यह है कि उसने सत्ता पर, शिक्षा पर, संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। अब सवाल यह है कि 90% को वोट का अधिकार मिला हुआ है, 90% वही चुन करके इनको बना करके भेजते हैं। उस चेतना के लिए हमारे लीडर्स को आगे आना चाहिए था, लेकिन वो तो अपने समाज को बेवकूफ बनाकर कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, वो जो चेतना नहीं लोग पैदा करना चाहते। आपको मुख्य काम जो है उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि लोगों में, युवा वर्ग में, हमारे समाज में जागृति कैसे हो। समस्या 131 है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, क्या वो सो रहे होंगे इस वक्त? क्या वो नहीं दिखाई दे रहे होंगे? वो तो जनप्रतिनिधि हैं, मैं और आप जनप्रतिनिधि नहीं है। तो ये चीज, उस जागृति की कमी है, उसको मेरे ख्याल से हमें उस वर्ग चेतना को पैदा करना चाहिए। जातिगत चेतना के खिलाफ आवाज हमें उठानी चाहिए और ये बताना चाहिए बाबा साहब की तरह कि ये धर्म नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि ये धर्म नहीं है, ये एक राजनीतिक विचारधारा है जिसे फांसीवाद कहते हैं। अगर इनके धर्म ग्रंथों में कुछ इन्होंने लिख दिया है नफरत फैलाने का, तो इनकी बुद्धि, ऐसा नहीं है पैदा बदमाश होते हैं, उनकी बुद्धि इनके शास्त्रों ने भ्रष्ट की है, इनके धर्म ने भ्रष्ट की है, और उसी धर्म के नाम पर, उसी हिंदुत्व के नाम पर ये सत्ता में आ रहे हैं। तो हमारे लोगों को जगाना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद जब टूटती है तो सबसे पहले हमारे ही लोग चढ़ते हैं वहां जाकर के, कांवर भरते हैं तो हमारे ही लोग सबसे पहले जाते हैं। क्या हमारे लोगों की, नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है? हमारे जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? अगर मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने परिवार को रोक सकता हूं, मैं अपने मोहल्ले को रोक सकता हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे समाज के काम में आगे आना पड़ेगा। तो खास बात है चेतना सही पैदा करने की, और उसी कमजोरी का फायदा उठा करके बघेल साहब ने जो कुछ कहा है बिल्कुल न्याय की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा समाज कितना जागरूक है आज, कितना उनके आगे आता है उस कार्य में। उनको खुद पता नहीं है कि किस हालत में समाज पड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि अकेले ये शेड्यूल कास्ट की समस्या नहीं है, अकेले शेड्यूल ट्राइब की समस्या नहीं है, अकेले बैकवर्ड की और किसानों की समस्या नहीं है, ये 90% लोगों की समस्या है। उनको कैसे जोड़ा जाए? जातिवाद के रहते हुए जुड़ नहीं सकते, और जातिवाद को ये अपना धर्म कहते हैं। तो उसके खिलाफ अभियान हमको चलाना पड़ेगा। और फूले, अंबेडकर, पेरियार, ये आंदोलन है, ये इस आंदोलन को क्यों घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि पहला संविधान की आप बात करते हैं, पहला कानून आया था कि आरक्षण, नेहरू के रहते हुए आया था कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। तो पेरियार उस वक्त जिंदा थे। पेरियार ने कहा था कि अगर एक उंगली उठा दी तमिलनाडु जलने लगेगा। तो नेहरू का दिल बैठ गया था और पहला संविधान को बदलना पड़ा था। आज ऐसे लीडर्स की जरूरत है हमको। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सिंह जी, आपने बहुत ही चेतना जगाने वाली बातें हमारे बहुसंख्यक समाज और मूल निवासी समाज के लोगों के लिए कह दी है, और ये मानवता को जोड़ने के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। मैं आज के इस कार्यक्रम को एक मिनट में, आज के जो सभी मेहमान हैं उनको, उनकी प्रतिक्रिया के लिए मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो समय है मुश्किल से 5-7 मिनट बचा हुआ है, और इस पर अपनी बात कह करके हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। रोशनी जी, चूंकि आप एक दिल्ली के एक बहुत बड़े प्रदेश में रहती हैं और महिलाओं के ऊपर में आप जन आंदोलन करते रहते हैं, तो जिस ढंग से आज हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो घटना घटी है, इसके ऊपर भी कल से आप लगातार हमारे इस प्रोग्राम में आ रही हैं। लास्ट कमेंट हमारे इस शो का जो विचार व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है, इस पर अपनी कमेंट दें लास्ट में 1 मिनट में। सर, मैं तो ये चाहूंगी कि जहां तक भी हमारी पहुंच है, हमें चाहे छत्तीसगढ़ जाना पड़े और वहां जाके हमें प्रदर्शन करना पड़े और अपने हक को मांगने के लिए उनको बाहर निकालना पड़े, कि उनको बाहर भेजना ही होगा। इन्होंने पहले लालू जी को भी इसी तरह से जेल में भेज दिया, उनको अधमरा करके बाहर निकाला, और इसी तरह से बताइए 86 साल के आदमी को इनको जेल में रखने की जरूरत क्या है? ये लोग हमारे साथ दरिद्रता करते जा रहे हैं, हमें घृणा से देखते हैं। इसलिए सर मैं तो यही कहूंगी कि जितना भी हो सके जागरूक हो जाओ। एक हमारे साथी हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक कॉलर ट्यून लगाई है कि भीम दीवानों एक हो जाओ, मगर लोगों की समझ में नहीं आता कि हमें एक हो जाना चाहिए। हमें जातिवाद को छोड़ के
एक हो जाना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी दिल्ली से। डॉक्टर कृपाल सिंह जी, लास्ट कमेंट आज के इस चर्चा के विषय पर। Thank you ji. Again, I agree with Roshni ji that we really need a release of Dao ji, and it is improper कि इतनी बड़ी उम्र के और इतने विद्वान को जेल में डाला जाए। और ये जो स्पीच का हक है वो हम सब के पास कॉन्स्टिट्यूशनली है, और इसकी चेतना, कॉन्शियसनेस हमको आगे की और बढ़ानी चाहिए एक दूसरे से। जी ब्राह्मण से दूर रहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। विष्णु बघेल जी, मुझे लगता है आपको नींद भी आ रही है, तो आप लास्ट कमेंट दें, उसके बाद आप जा सकते हैं। विष्णु बघेल जी। धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि एक्चुअली ऐसे कमेंट्स, ऐसे रिमार्क्स तो हमारे जो इससे जुड़े हुए हैं, मिशन के जो साथी हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन नंद कुमार बघेल जी पे जो कार्यवाही हुई है उसका एक कारण ये भी है कि ब्राह्मणवाद का मुर्दा ढोने वाला आज ओबीसी है। ब्राह्मणवाद तो मुर्दा हो चुका है, उसको ओबीसी ढो रहा है धर्म के नाम पर। और नंद कुमार बघेल जी ओबीसी से आते हैं। यदि उनके इस संघर्ष का लेश मात्र भी ओबीसी समाज में फैल गया और उनमें जो मानसिक गुलामी है वो दूर होने लगी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसलिए उनको डराने धमकाने वाली जैसी बात है, और ये अरेस्ट उसी का एक परिणाम है। वो नहीं चाहते कि ओबीसी जागे, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग जो है आज के डेट में भारत में ओबीसी है, और वही ब्राह्मणवाद का धर्म के नाम पर होता है ब्राह्मणवाद को। तो मैं समझता हूँ वही एक कारण मुझे नजर आता है। लेकिन हम लोग इसमें एक अवसर देख रहे हैं कि ओबीसी के लोगों के पास जाएंगे। सारे प्रदेश में हमने आज ही शाम को बैठ के प्रदर्शन किया बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेच्यू के पास रायपुर के हृदय स्थल पर, और आज ही एक बैठक ली, उसमें हमने खाका किया है। कल दुर्ग में हमारा प्रदर्शन है। और इस तरीके से सारे प्रदेश में हम चाहते हैं कि ओबीसी के लोगों के अंदर में ये बात जाए कि भाई ये गलत हो रहा है, और ये धर्म के नाम पर जो ऊंच नीच भेदभाव, ये तमाम सारी चीजें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दफन करने की जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं है। ये हम लोग फैलाना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसमें, हम जो ओबीसी के जितने भी मिशन के लोग हैं, हम लोग इसमें एक अवसर देख रहे हैं। और दाऊ जी से हम लोग संपर्क में भी हैं, कल भी संपर्क करने जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं मिलने उनसे, मुलाकात के रूप में, कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं और आप जो है। और वो बड़े प्रसन्न है अंदर, बोले मैं यहाँ तो ज्यादा मेरे को समय मिल रहा है अपने आप के लिए। तो हम इसको एक अवसर के रूप में देख रहे हैं कि आखिर कुछ तो ओबीसी समाज में जागरूकता इस माध्यम से आए, कुछ तो समझे, कुछ तो सोचने को मजबूर हो। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, और हम लोग इसमें पूरे लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। तो इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बहुत शुक्रिया। विष्णु बघेल जी रायपुर से जुड़े हुए थे, जो ओबीसी समाज से हैं। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि देखो, जब तक आदमी समस्या नहीं समझ आएगी तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। इसमें जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सच और ईमानदारी इंसान के अंदर जब तक नहीं घुसेगी ना दिमाग के अंदर, तब तक उसको समझ नहीं आएगी समस्या का समाधान क्या है। जैसे कि रोटी और पानी, रोटी खाने से भूख मिट जाती है। अगर कहे आदमी को रोटी खाओ खाए है ना, तो भूख कैसे मिटेगी उसकी। और पानी पिए, पानी ना पिए तो कैसे प्यास बुझेगी। ऐसे ही सच और ईमानदारी इंसान की जिंदगी में नहीं आएगी ना, तब तक उसको समझ नहीं आएगी। चाहे ओबीसी को जगा लो, किसी को जो मर्जी करो, आपको उनको समझ आएगी नहीं बात, आपकी बात जो सही बात है। तो सही बात समझने के लिए सच्चाई ईमानदारी का रास्ता अपनाए, तभी ये मेरे ख्याल संभव हो सकता है।
और ब्राह्मणवाद तो मिनटों सेकंडों में बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसको जब सच्चा ईमानदार दिमाग के अंदर आते हैं आदमी तो वही पहचान सकता है ब्राह्मणवाद क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो मैं चाहूंगा कि सच्चे ईमानदारी पे चलें। अभी मेरे ख्याल 1 साल के अंदर अंदर इसको सारा कुछ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू जी, इतना कर बहुत शुक्रिया मेघराज जी। लास्ट कमेंट टीआर खूंटे साहब। अभी हमारे विष्णु बघेल जी ने जो कहा, मैं उसे अक्षरतः मैंने समर्थन पे हूँ। एक्चुअली ये जो घटना घटी है, ये ओबीसी में टेरर पैदा करने का, ओबीसी समाज जाग न जाए। मंडल के ऊपर में कमंडल लाया था। जब मंडल आयोग आया तो कमंडल लेकर के अडवाणी लेके घूमने चले गए। उसी तरह से ये ब्राह्मणवाद को ढोने का सबसे जो काम चल रहा है, निश्चित रूप से, लेकिन इससे चेतना जागृत होगी। जितने दिन वो जेल में रहेंगे उतने दिन लोगों में आक्रोश बैठेगा, उतने दिन लोग डिस्कशन में चलेंगे, रोज चले। और मैं तो कहता हूँ ये आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा है। नंद कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस समाज को सोए हुए समाज को जगाने के लिए अपने आप को आगे कुर्बानी कर दिया है। तो निश्चित रूप से वो अमर हो गए, भविष्य के लिए अमर हो गए। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतिहास उनका बन गया। यही मेरे बहुत शुक्रिया खूंटे साहब। लास्ट कमेंट ब्रिजेंद्र सिंह साहब। आजब मैं ये सचमुच श्रद्धा के हमारे पात्र हैं बघेल साहब, और उन्होंने जागृति के लिए एक ये बहुत बड़ा मील का पत्थर हो सकता है। विष्णु बघेल जी ने बहुत सही बात कही है कि सड़ी हुई लाश को, जिसे ब्राह्मणवाद कहते हैं, हमारा जो बैकवर्ड क्लास है वही ढो रहा है। मंडल कमीशन कहता है कि 52% है। 52% छोटा मोटा नहीं होता, और उसमें भी ज्यादातर किसान जातियां हैं जो संपन्न भी हैं, जो उसका विरोध कर सकती हैं। तो इस सड़ी हुई इस लाश को जब तक ढोएगा ये समाज, इसमें अगर 10% भी जग गया, 10% भी अगर जग गया, तो ये ब्राह्मणवादी लोग हिंद महासागर में कूद पड़ेंगे जाकर के। इसलिए जरूरत है इस काम को जगाने की। जो मैं कह रहा था कि आज रिजर्वेशन के नाम पर जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, ये क्या उनकी सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम 10% को ही जगाते? ये जिस तरह समाज को सुलाया गया है, ये अपने आप नहीं सोया हुआ है, इसको धर्म की अफीम दे करके सुलाया गया है। और जरूरत है, बघेल साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि इस सड़ी लाश को हम स्वेच्छा से ढो रहे हैं। हम जब तक जागृति नहीं होगी हम इसको धिक्कारेंगे नहीं। आज बघेल साहब ने एक हमें रोशनी दिखाई है, एक टॉर्च दिखाई है, और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए जागृति के लिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 10%, सिर्फ 10% ही अगर ये समाज जग गया तो ये छोड़ करके भाग जाएंगे। आज ये कभी कोई पूछता है, 90% लोग, आप ये जानते हैं कि ब्राह्मण है सत्ता में, नौकरियों में, हर जगह। ये जो 50% है, इसका कितना प्रतिनिधित्व है? जब ये प्रतिनिधित्व मांगते हैं तो ये वो जो बताया कमंडल तैयार करते हैं मंडल के खिलाफ। बाबरी मस्जिद मंदिर वही बनाएंगे, बाबरी मस्जिद पे ही बनाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब 200वीं जयंती मनाई जा रही थी कोरेगांव की, तो एक एल्गार परिषद ने किया था, तो बहुत बड़ा सम्मेलन था वो, 35,000 उसमें आदमी थे। उसमें 16 आदमी आज जेलों में पड़े हुए हैं। वो बेचारे शेड्यूल कास्ट के भी नहीं है उसमें, ज्यादातर वो लोग हैं जो मानव अधिकारों के रक्षक हैं, जो मूल निवासियों को आगे आना चाहिए वो आगे आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनको जेल भेजा जाता है। इसलिए ये लड़ाई वर्ग युद्ध है, और ये जातिगत जो चेतना है, ये वर्ग युद्ध को समाप्त करने के लिए ये धर्म का सहारा लिया गया है। बैकवर्ड क्लास के पास इतने साधन हैं, उठ के खड़े हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें बैकवर्ड से ज्यादा डर लगता है। डर इसलिए नहीं लगता सिर्फ कि ये 52% है, डर इसलिए भी लगता है कि शेड्यूल कास्ट की तुलना में इनके पास ताकत भी है। ये इस वर्ण व्यवस्था की पुलिसमैन है, ये लठैत हैं उसकी व्यवस्था के। अगर ये लाठी ब्राह्मणवाद की तरफ घूम गई तो ये ब्राह्मणवाद का नाश हो जाएगा। और जो संविधान में लिखा है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, वो जनता को जरूर मिलेगा। बाबा साहब ने जब सावधान किया था
कि ये गोबर के ढेर पर हम लोकतंत्र को बना रहे हैं, ये सचमुच लोकतंत्र की मिट्टी पे तब बनेगा। इसलिए जरूरत है बैकवर्ड क्लास में कम से कम 10% लोग उठ करके खड़े हों, जागृत हों, और ये बहुत बड़ा मौका है जागृत करने का। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजय सिंह साहब। आपने एक मिनट में आई नीड, यू नो, द होल थिंग इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी। आपको इकोनॉमिक बाइकआउट शुरू करना चाहिए। आपको इकोनॉमिक बाइकआउट बंदरों का, इकोनॉमिक बाइकआउट वो का जो इसकी प्रवृत्ति करते हैं। जब ये आप पैक लगे तो जो एनर्जी खत्म हो जाएगी ऐसे ही। सो इकोनॉमिक बाइकआउट इज कृपाल सिंह साहब, एक निवेदन करूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये वर्ग युद्ध है, ये अर्थ का मामला है, लेकिन जब दिमागी गुलामी से ग्रसित है आदमी धर्म के नाम पर, तो उस मोर्चे पे भी तो काम करना पड़ेगा आपको, दोनों मोर्चे पे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश के मजदूरों, मेहनत कशों, किसानों, तुम्हारे दुश्मन एक नहीं है, दो हैं। अकेला पूंजीवाद दुश्मन नहीं है, कम्युनिस्टों को बताया था। उससे भी बड़ा ब्राह्मणवाद है, क्योंकि वो आपको इकट्ठा नहीं होने देता, यूनाइट नहीं होने देता। इसीलिए काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया था। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक मुक्ति आंदोलन भी चलाया था उन्होंने। जो सरदार जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, आर्थिक मुक्ति आंदोलन भी चलाया जाना चाहिए। देखिए, विचारों की बारूद से, विचारों की बारूद से बढ़ के कोई बारूद नहीं बनी है आज तक, और विचारों को मुक्ति आंदोलन है। अगर हम इनको दान देना बंद कर दें, हम इनको चढ़ावा देना बंद कर दें, तो इनकी मंदिरें बंद हो जाएगी। वो भी आंदोलन का एक हिस्सा होना चाहिए, ये भी एक जरूरी है, ये भी एक कदम होगा, अगला कदम हो जाएगा। एक अच्छा सजेशन है आर्थिक मुक्ति। सर, हमारा समय नजदीक आ चुका है। बहरहाल सभी मेहमानों का हम शुक्रिया करेंगे। लास्ट कमेंट उड़ीसा से हम लेना चाहेंगे, बिटिया रुक्सा जी है, रुक्सा हमें सुन पा रहे हैं, अपनी लास्ट कमेंट दे। जी सर, जैसे बघेल सर ने कहा, ये ओबीसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उनको अभी समझ जाना चाहिए कि ये जो ब्राह्मण उनको हिंदू 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 करके बरगला रहा है, तो उनको समझ आना चाहिए कि अगर सीएम के पद पर रहते हुए सीएम के घर के लोग नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर उनकी क्या औकात है। तो इसके लिए अगर वो आगे आएंगे, लड़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हम आज जो जितने लोग भी हैं कार्यक्रम में, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं कि हमें इसको जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए, ये आर्थिक तौर पे हमें बंदी करनी चाहिए, उनका बाइकआउट करना चाहिए, हर तरीके से उनका बाइकआउट करना चाहिए। पर इसके लिए तैयारी जरूरी है, इसके लिए स्ट्रेटेजीज आपको चाहिए, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने के लिए लोग चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। हम आज चिल्लाएंगे, कल चिल्लाएंगे, वो जब तक जेल में है तब तक चिल्लाएंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे घरों में, तो मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। हमें इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अगर किसी टारगेट को फुलफिल करना है, तो हमें उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मुद्दे तो बहुत सारे आते रहेंगे। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, जैसे बिहार के जो है लेनिन जिनको कहा जाता है, बाबू जगदेव क्या उनका क्या नाम, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है वो मरेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम लोग अगर मरने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा बस यही कहना है सर। बहुत शुक्रिया रुक्सा, आपने उड़ीसा से हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को, लिसनर्स को एक जगाने का काम किया है, मैसेज दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए इजाजत करना चाहूंगा वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से। और हम लगातार जो ये चर्चाएं कर रही हैं, इसका आप हमें कमेंट दें, विचार दें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल में ला सकें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों, जिसमें विष्णु बघेल जी, खुटे साहब, विजय सिंह साहब, जसवीर भाटिया साहब, कृपाल सिंह जी, रोशनी जी, सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आने वाले समय में फिर नेक्स्ट विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।